हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एसी टीचर टॉप एजुकेशन। आज के इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 9 के विज्ञान चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के सभी प्रश्न उत्तर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। यहाँ पे विधियों हैं स्टूडेंट, विधियों को अपनाएंगे। सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में कौन सी विधि अपनाएंगे। सोडियम क्लोराइड आप समझते हैं, सोडियम क्लोराइड को नमक कहा जाता है। वाष्पीकरण की विधि इसमें अपनाई जाती है। वाष्पीकरण की विधि में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड सेटल डाउन हो जाता है और जल वाष्प बन करके एक दूसरे बीकर में एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है। बी वाला, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में कौन सी विधि अपनाई जाएगी। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपतन विधि को अपनाया जाता है। ऊर्ध्वपतन विधि क्या कहलाती है स्टूडेंट। ऊर्ध्वपतन विधि वह कहलाती है जैसे कि कोई सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल एक वायु के संपर्क में आने से क्या कहता है, ये गैस के रूप में उड़ जाता है और फिर इसको अन्य बर्तन में क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। इससे क्या होता है कि अमोनियम क्लोराइड एकत्रित कर लिया जाता है। इस विधि को सब्लिमेशन विधि कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। नेक्स्ट, सी वाला, धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में कौन सी विधि अपनाई जाएगी। धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन से अलग करने हैं तो हमको छान करके अलग कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे कोई इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल में यदि धातु के टुकड़े छोटे छोटे पड़े हुए हैं तो उसमें से हम क्या विधि, कौन सी विधि अपनाएंगे, छान लेंगे। ठीक है। डी वाला, इस डी वाले में दही से मक्खन निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे, अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि क्या कहलाती है स्टूडेंट। जैसे कि घर में आपने देखा होगा मम्मी को कि जब दूध से दही निकालती हैं तो क्या करती हैं, उसको चलाती हैं। अपकेंद्रण विधि में एक डंडा टाइप का रहता है, उसको चारों ओर घुमाया जाता है, राउंडिंग किया जाता है। तो इससे क्या होता है, बाहर की तरफ फोर्स लगता है। इससे क्या होता है स्टूडेंट कि दही बाहर की ओर एकत्रित होता जाता है, जिससे हम उसको दही को अलग कर लेते हैं मक्खन से। ठीक है स्टूडेंट। ई वाला, जल से तेल निकालने के लिए कौन सी विधि करेंगे स्टूडेंट, पृथक्करण कीप विधि द्वारा। पृथक्करण की विधि में क्या होता है स्टूडेंट की जब जल से तेल निकालते हैं तो क्या होता है, एक कीप होती है, पृथक्करण कीप होती है। उस पृथक्करण कीप में क्या होता है, यहाँ से एक नल लगा रहता है। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी रहता है और फिर यहाँ पे तेल रहता है स्टूडेंट, क्या रहता है, तेल। तो यहाँ से पानी अलग निकाल लिया जाता है और फिर यहाँ से तेल अलग सेपरेट कर लिया जाता है। ये पृथक्करण कीप द्वारा किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है। नेक्स्ट, एफ, चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में कौन सी विधि अपनाएंगे। ये तो आप जानते हैं, फिल्टर विधि, छान करके निकाल सकते हैं। बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में क्या करेंगे स्टूडेंट, कौन सी विधि अपनाएंगे, चुंबकीय विधि। चुंबकीय विधि में आप जानते हैं, बचपन में खेला होगा आपने कि मैग्नेट से चुंबक से लोहे की पिनों को अलग कर लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। एच,
भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में कौन सी विधि अपनाएंगे? इसमें भूसे से गेहूं यदि निकालना है तो हमको कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी? विलोडन विधि। विलोडन विधि क्या होती है स्टूडेंट? विलोडन विधि वो जैसे चालने वाली, चालना क्या होता है? चालना विधि होती है। जैसे अपन क्या करते हैं घरों में, मम्मी लोग क्या करती हैं कि आटे को चालती हैं और जिससे भूसी बाहर निकल जाती है और आटा नीचे गिर जाता है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है स्टूडेंट? भूसे से गेहूं को निकाला जाता है। उसी विधि को क्या कहलाते हैं? विलोडन विधि। ठीक है स्टूडेंट, आई वाला देख लेते हैं। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे? इसको भी छान लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फिल्टर पेपर से, छन्नी से छान करके अलग कर लेंगे। ये वाला देख लेते हैं। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न अंगों को पृथक करने में कौन सी विधि अपनाएंगे? क्रोमेटोग्राफी विधि। क्रोमेटोग्राफी विधि क्या होती है स्टूडेंट? एक कई प्रकार की क्रोमेटोग्राफी विधि होती है। इस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है स्टूडेंट? एक बीकर लेते हैं, एक बीकर में उस रंग को, पंखुड़ियों का रंग यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। फिर स्टोर करने के बाद एक पेपर होता है वाटसन पेपर, उस वाटसन पेपर में इसको डुबा देते हैं और इसको बांध देते हैं बाहर। तो यहाँ से ये लिक्विड, कलर वाला लिक्विड यहाँ ऊपर एब्जॉर्व करता जाता है और यहाँ से कोई अलग अलग फिर ब्लू रंग, ब्लैक, रेड, ये इस तरह से ये अलग होती जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस विधि को क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी विधि। इससे हम क्या करते हैं कि रंगों को पृथक कर लेते हैं कि ब्लू कौन सा है, ब्लैक कौन सा है, रेड कौन सा है, ये अलग अलग दिख जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुले, अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब हम इस क्वेश्चन के अनुसार हम एक चाय बनाते हैं और इस चाय में इन शब्दों का यूज करते हैं। तो आप चाय बनाने के लिए कम से कम हम यहाँ पे 4 चरणों को फॉलो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, 4 चरणों में से एक पहला चरण होगा जिसमें से लगभग 100 ml जल लेंगे एक बर्तन में, जो कि विलायक होगा। ठीक है, 100 ml जल लिए और ये विलायक शब्द का यूज हुआ। ठीक है स्टूडेंट, चरण दूसरे में अब इस उबले हुए जल में चीनी क्या हुई? विलेय किसके कहते हैं? जो घुलती है पानी में। तो यहाँ पे क्या हुआ? विलेय शब्द का यूज हुआ, विलायक का यूज हो गया और विलेय का यूज हो गया। दूध और चाय पत्ती डालेंगे जिसमें चीनी, घुलनशील और चाय पत्ती का चाय वाला भाग घुले होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने किसका यूज कर लिया? घुलनशील शब्द का यूज कर लिया और चाय पत्ती का चाय वाला भाग घुले मतलब जो कुछ चाय पत्ती वाला भाग रहता है ना स्टूडेंट, जो चाय पत्ती में से जो कुछ चाय वाला पार्ट रहता है वो घुल जाता है, घुले होता है। तो अपन ने हम लोग घुले शब्द का यूज कर लिए। ठीक है, और एक क्या होता है? विलयन बनता है। अब चरण तीसरे में इस विलयन को छानने से अघुलनशील चाय पत्ती अवशेष के रूप में अलग हो जाती है। ठीक है, अघुलनशील शब्द का यूज कर लिया हमने, ये वाला अघुलनशील शब्द का यूज कर लिया और अवशेष शब्द का भी यूज कर लिया।
और अलग हो जाती है और जिसका घुलना असंभव है। ठीक है। चरण चौथे में इस छनी हुई चाय को पिया जा सकता है। अर्थात हमने 4 चरण फॉलो किए हैं। 4 चरणों में सभी शब्दों का यूज हो गया है। घुलना शब्द का यूज हो गया है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा में प्रज्ञा ने क्या करी? प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों को घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है। मतलब 100 ग्राम जल में अलग अलग पदार्थों को उन्होंने डाला और जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। ये तालिका स्टूडेंट, ये अलग अलग तापमान दिए हुए हैं। ठीक है। और इस 100 ग्राम में पोटेशियम नाइट्रेट 21 ग्राम मिलाया जा सकता है। 293 टेम्परेचर में 32 ग्राम मिलाया जा सकता है। 353 केल्विन में 62 ग्राम संतृप्त विलयन बनाया जा सकता है। ऐसे ही 333 केल्विन में 106 पोटेशियम नाइट्रेट घोल दिया जाएगा, जिससे क्या होगा? संतृप्त विलयन बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब प्रश्न क्या कहता है? ए वाले प्रश्न में 50 ग्राम जल में, उनने तो क्या किया था कि 100 ग्राम जल में घोला था। अब इस प्रश्न में क्या है? 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी? यहाँ टेबल के अनुसार तो क्या हुआ है? पोटेशियम नाइट्रेट की 313 केल्विन पर 62 यूज किया। 62 ग्राम घुले हुए 313 केल्विन पर 100 ग्राम जल में। लेकिन 50 ग्राम जल में कितना घुलेगा? जब 100 ग्राम में 62 ग्राम घुलता है तो 50 ग्राम में कितना घुलेगा स्टूडेंट? 31 ग्राम। कितना? 31 ग्राम। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि 31 ग्राम है। अब 100 ग्राम जल में 100 ग्राम जल है, 100 ग्राम में कितना? 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घुलता है संतृप्त विलयन बनाने के लिए। अब 62 में हम तो कितने का निकल आएगा? 1 ग्राम निकल आएगा। 1 ग्राम जल में कितने पोटेशियम नाइट्रेट घुले हुए हैं? और इसको हमको क्या करना पड़ेगा? 1 ग्राम में घुले हुए की संख्या निकल आएगी और इसमें हम कर देंगे 50 की गुणा, तो हमको क्या पता चल जाएगा? 50 ग्राम में कितने पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। 100 में कितने? 62 हैं। 100 में कितने हैं? 100 में कितने हैं? 62। ठीक है। तो 62 में 100 की भाग कर देंगे तो 0 से 0 उड़ जाएगा। 5 दूनी 10। अब 2 एकम 2 और 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2, कितना आ जाएगा? 31 ग्राम। ठीक है। इस 313 केल्विन पर 50 ग्राम जल में कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी संतृप्त विलयन बनाने के लिए? 31 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है
और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी, लोकित करेगी, ये आपको बताना है। तो इस उत्तर में हम आपको बताएंगे प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है। ठीक है, विलयन को कमरे के तापमान पर क्या करती है, ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। तो कमरे का तापमान कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। यदि 25 डिग्री सेल्सियस को 298 केल्विन में जाना जाता है तो क्या हुआ, 353 केल्विन से 298 केल्विन कम हुआ, आसपास ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। अर्थात क्या होता है, 353 केल्विन से 298 केल्विन तक कम हो रहा है, जिसके कारण घुलनशीलता कम हो जाती है। क्या हो जाती है, घुलनशीलता कम हो जाती है और विलय पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल के रूप में आ जाते हैं। पोटेशियम क्लोराइड क्या हो जाता है, क्रिस्टल के रूप में आ जाते हैं, क्रिस्टल के रूप में एक दाने के रूप में आ जाते हैं। अतः प्रज्ञा को ठंडे विलयन में पोटेशियम क्लोराइड के शुद्ध क्रिस्टल अवलोकित करेगी। कहने का तात्पर्य ये है स्टूडेंट, जैसे कि आपने घर में देखा होगा घी होगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ उसका घी का तो वो क्या हो जाएगा, जमने लगेगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि क्रिस्टल बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, सी वाला देखेंगे। 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। 293 ये स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं टेबल में कि 283 केल्विन, 293 केल्विन, 333 टेम्परेचर और 353 टेम्परेचर। तो पूछा किसका गया है, 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। परिकलन करने हमने पोटेशियम नाइट्रेट का परिकलन किया, 32 घुल रहा है। सोडियम क्लोराइड का परिकलन किया, कितना घुल रहा है, 36 घुल रहा है। पोटेशियम क्लोराइड की परिकलन किया तो कितना घुल रहा है, 35 घुल रहा है। पर अमोनियम क्लोराइड का परिकलन किया तो कितना घुल रहा है, 37 घुल रहा है स्टूडेंट। अर्थात सबसे अधिक कौन सा घुल रहा है, 37। तो सबसे अधिक घुलनशील क्या होगा स्टूडेंट, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट डी वाला देखेंगे। तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान में यदि परिवर्तन करेंगे तो कुछ न कुछ साल्ट की क्या होगी, घुलनशीलता में फर्क आएगा। तो देखेंगे क्या प्रभाव पड़ता है। यदि तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता, लवण मतलब साल्ट, जैसे नमक हो गया, साल्ट हो गया, अमोनियम क्लोराइड साल्ट हो गया, पोटेशियम क्लोराइड क्या हो गया, साल्ट हो गया। तो ये ठोस घुलनशीलता ठोस की, यदि ठोस को द्रव पर मिक्स करते हैं और तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ठोस द्रव पर ज़्यादा से ज़्यादा घुलेगा। परंतु गैस की घुलनशीलता द्रव में, गैस को यदि द्रव में घोलते हैं तापमान बढ़ाने से क्या होती है, इसकी घटती है, क्योंकि गैस द्रव में घुलेगी नहीं तापमान बढ़ाने पर। तापमान बढ़ाने पर गैस क्या होती है, और उड़ जाती है। इसलिए गैस की घुलनशीलता द्रव में तापमान यदि बढ़ा देंगे तो घुलनशीलता क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न चौथा देख लेते हैं। निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन की व्याख्या, एक विलयन विशिष्ट तापमान पर निश्चित विलय घोला जाता है, अधिक नहीं घोला जा सकता है, संतृप्त विलयन कहलाता है।
संतृप्त विलयन से नाम से ही स्पष्ट है दोस्त स्टूडेंट की संतृप्त विलयन संतृप्त हो गई कोई चीज़। जैसे हम लोग को भूख लगती है तो जितना संतृप्त भोजन कर लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, अधिक नहीं घोला जा सकता है, इसमें संतृप्त विलयन कहलाता है। नमक और पानी का संतृप्त विलयन, चीनी और पानी का संतृप्त विलयन। पानी में नमक जितनी ज़रूरत होगी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, मतलब जैसे कि 100 ग्राम पानी है, 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम ही नमक घुलेगा, 36 ग्राम ही नमक घुलेगा। कितने टेम्परेचर पर, 293 पे केल्विन टेम्परेचर में, इससे ज़्यादा नहीं घुलेगा। तो इस टेम्परेचर पर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर स्पेसिफिक विशिष्ट विलय घोला जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं घोला जा सकता। उसको क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि टॉपर स्टूडेंट की क्या सोच होती है। टॉपर स्टूडेंट ये नहीं देखता कि कितना वीडियो लंबा हो रहा है, कितना छोटा हो रहा है। वो ये देखता है स्टूडेंट कि जितना ज़्यादा वीडियो लॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा कंटेंट अच्छे से समझाया गया होगा। और उन पर ये एक आदत होती है कि पहले अच्छा सुनते हैं और फिर समझते हैं, जिससे क्या होता है स्टूडेंट को अच्छी लर्निंग मिल जाती है, पकड़ बन जाती है, तो और उनको फिर कभी भूलता नहीं है। मैं भी ऐसा ही करता था स्टूडेंट। तो आप पहले सुनें, समझें, और फिर यदि वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा देखें। जितना ज़्यादा वीडियो में टाइम दोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बी वाला देख लेते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होता है। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, वह पदार्थ शुद्ध होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बना होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। इसका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। परमाणुओं मतलब कि हाइड्रोजन, कॉपर, जितने भी एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन में जितने परमाणु हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। कॉपर यानी तांबा एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना है, ये शुद्ध है। और अणुओं मतलब जैसे जल एक ही प्रकार के अणुओं से बना है, ये बना है H2O से, तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना है। H2O बहुत सारे मिलकर बने हैं, तो इस कारण से जल कहलाएगा शुद्ध। यदि इसमें NaCl मिला दिया जाए, NaCl सोडियम क्लोराइड, तो ये क्या कहलाया जाएगा, अशुद्ध। एक ही प्रकार के अणुओं से बना होना चाहिए। जैसे सोना बना है एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना है, Au इसका सूत्र होता है, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं इसमें। लोहा में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, तो इनको क्या कहलाया जाता है, शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कोलाइड। कोलाइड क्या होता है, इसकी व्याख्या क्या है। कोलाइड विलयन है। कोलाइड क्या है, विलयन है। इसमें विलय के कारण वास्तविक विलयन से आकार में बड़े और निलंबन से छोटे होते हैं। यह टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। कोलाइड का आकार क्या होता है, मैन समझने वाली बात यह है कि इनका आकार कितना होता है। 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर होता है।
टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है? टिंडल प्रभाव क्या होता है स्टूडेंट? जैसे कोई बीकर है, इस बीकर में यदि कोलाइड सॉल्यूशन है, उनके पार्टिकल यहाँ से बिखरे हुए हैं, तो एक यहाँ से टॉर्च जलाई जाती है, तो इस टॉर्च को यहाँ से जब आती है तो ये इन कणों से टकरा करके फैलने लगती है। क्या करती है? फैलने लगती है, फैलने लगती है, इन पार्टिकल से फैलने लगती है, तो ये ऐसे हो जाती है। तो इसको क्या कहलाते हैं? ये टिंडल प्रभाव कहलाता है स्टूडेंट। क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। और वास्तविक विलयन का परमाणु साइज कितना होता है? 1 नैनोमीटर से कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। और निलंबन का क्या होता है? 10⁻³ से एबव होता है। ठीक है स्टूडेंट। उदाहरण में आएगा दूध, रक्त, पेंट इत्यादि। इन पर छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं। रक्त में भी पार्टिकल्स रहते हैं, प्लेटलेट्स रहती हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी रहती हैं। दूध में कैल्शियम सल्फेट, फास्फोरस वगैरह रहते हैं। तो ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, निलंबन। निलंबन निलंबन क्या होता है? इसकी व्याख्या क्या है? इसमें विलेय के कण, जो सॉल्यूशन रहता है, जो मिक्सचर रहता है, विलेय के कण वास्तविक विलयन कोलाइड से आकार में बड़े होते हैं। इनका आकार 10⁻³ नैनोमीटर से 10⁵ नैनोमीटर का होता है आकार। और निलंबन में विलेय के कण जो होते हैं नग्न आँखों से देखे जा सकते हैं, यानी कि खुली आँखों से देखे जा सकते हैं। उनके पार्टिकल हम आँखों से ही देख लिए जाते हैं। उनके पार्टिकल क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, तो उनको खुली आँखों से देखा जाता है। जैसे चाक और जल का मिश्रण है, तो उसमें निलंबन रहता है। चाक क्या होती है? निलंबित रहती है, सस्पेंशन रहता है। चाक के पार्टिकल हमको गिलास में दिखाई देते हैं। ऐसे गंदा पानी में क्या होता है? गंदा पानी जो कांच की गिलास में रखते हैं तो पार्टिकल दिखाई देते हैं। और तेल और पानी में भी सस्पेंशन बनता है, निलंबन बनता है, तेल के पार्टिकल दिखाई देते हैं बूंद बूंद से। तो ये निलंबन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को यहीं विराम देते हैं। ये आपका पार्ट 1, इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम अगले सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से जो आपको समझ में आया है और नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यदि वीडियो समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरी हेल्प ज़रूर करें सब्सक्राइब करके, लाइक करके। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।